Hello guys, welcome to the channel Accounting Knack. We are here to solve few more sums of the chapter holding company. Our main focus will be to get a clearer idea about what are the kind of sums that we have to go through in this chapter and also to solve few more variety of adjustments. So please watch the video till end. Thank you. Okay, now let's just look at the sum. So our first sum, we have been given the balance sheet of X Limited and Y Limited, and we are asked to prepare consolidated balance sheet. Okay, liabilities side में we have share capital, general reserve, profit and loss account, sundry creditors. And asset side, freehold premises, plant and machinery, furniture, debtors, stock, investment in shares of Y Limited at cost रुपीज़ 2,60,000. सो इसको अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो इतना पैसा हम लोगों ने एक्चुअली में पे किया है वाई लिमिटेड के शेयर्स को खरीदने के लिए. So 2,60,000 we have paid to obtain a controlling interest in Y Limited. कितना पे करना चाहिए था that will figure out while making working notes. Then cash balance. Okay. You are required to prepare consolidated balance sheet on 31 December 2010, showing in detail necessary adjustments and taking into consideration the following information. So first हम लोगों को दिया गया है X Limited acquired 2000 shares of Y Limited on 1st January 2010. तो साल के पहले दिन पे 2000 शेयर्स अक्वायर किए. तो ऊपर टेबल में देखो Y लिमिटेड के पास कितने शेयर्स थे. तो Y लिमिटेड के पास थे 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 3000 शेयर्स. उसमें से 2000 शेयर्स X लिमिटेड ने अक्वायर किए. That is more than 50%. When the balance on the profit and loss account was profit and loss account and general reserve were rupees 75,000 and 80,000 respectively. तो इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे कैपिटल प्रॉफिट. तो यहाँ पर हमें मिल गया कैपिटल प्रॉफिट. तो जब भी हम लोगों ने शेयर्स अक्वायर किए थे तो उस दिन पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000 था और जनरल रिजर्व 80,000 था. इसका मतलब सपोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों को बैलेंस शीट में दिया 1,75,000. तो उसमें से 75,000 जो है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है यानी कि प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन. मतलब हम लोगों ने एक्वायर किया उसके पहले वाई लिमिटेड ने प्रॉफिट खुद कमाया था. एंड रिमेनिंग 1 लाख विल बी आर रेवेन्यू प्रॉफिट जो कि हम लोगों ने शेयर्स अक्वायर करने के बाद खुद के दम पे अर्न किया. तो मैंने पहले भी समझाया था कैपिटल प्रॉफिट क्योंकि हमारी खून पसीने की कमाई नहीं है तो हम लोग उसके लिए सामने वाले को पे करेंगे rather देन उस प्रॉफिट को एंजॉय करने से. एंड जो रेवेन्यू प्रॉफिट है वो हमारे खून पसीने से कमाया गया है तो वो प्रॉफिट हम एंजॉय कर सकते हैं और इसके लिए उस प्रॉफिट को हमारे बैलेंस शीट में हम लोग शो करते हैं. Okay, then stock of rupees 1,60,000 held by Y Limited consists of rupees 60,000 goods purchased from X Limited who has charged the profit on at 25% on cost. तो अभी यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो Y लिमिटेड का स्टॉक है उसमें से 60,000 तो उसने X लिमिटेड से ही परचेज किया था. तो Y लिमिटेड ने 60,000 का स्टॉक X लिमिटेड से ही परचेज किया था यानी कि बच्चे ने अपने पापा के दुकान से ही सामान खरीदा है. तो बच्चे को पापा प्रॉफिट रख के सामान बेचेंगे या कॉस्ट टू कॉस्ट बेचेंगे. ऑब्वियसली कॉस्ट टू कॉस्ट बेचेंगे. तो उसके ऊपर जो 25% का प्रॉफिट है क्या वो X लिमिटेड को मिलने वाला है? ऑब्वियसली नहीं मिलने वाला है. तो ये हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया. मतलब ये वो प्रॉफिट है जो हमें नहीं मिलेगा बिकॉज वो जो सामान है वो तो हमने अपने बच्चे को ही भेजा है. पेरेंट कंपनी ने अपने बच्चे को ही दिया है. होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को दिया है. तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिलने वाला था वो अब नहीं मिलेगा बिकॉज अपने से ही क्या कमाना. तो इसके लिए वो जो 25% का प्रॉफिट जो अब नहीं मिलने वाला है वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा
और उसको हम लोग माइनस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टॉक में से। तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करना और कैलकुलेशन कैसे करना है, दैट विल लुक एट वाइल डूइंग सम्स। Then next is included in debtors X Limited ₹30,000 due from Y Limited। तो इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे म्यूचुअल या कॉमन डेप्थ। तो अभी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि X लिमिटेड ने Y लिमिटेड को पैसे दिए या Y लिमिटेड ने X लिमिटेड को पैसे दिए। कभी भी अगर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल या फिर क्रेडिटर्स और डेटर्स के लिए ऐसा दिया हुआ होगा कि वो दोनों ने एक दूसरे से ही सामान खरीदा था क्रेडिट पे या एक दूसरे को ही बिल्स इशू किए थे, तो फिर इन दैट केस वो हमारा कॉमन डेट होगा और हम डेटर्स में से भी माइनस करेंगे और क्रेडिटर्स में से भी माइनस करेंगे। तो म्यूचुअल डेब्ट्स में क्या होगा, म्यूचुअल डेब्ट्स मतलब दोनों जो कंपनीज है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो उसको हम लोग म्यूचुअल डेब्ट मानते हैं। तो उसको अगर वो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल का केस हो या डेटर्स और क्रेडिटर्स का केस हो, किसने किससे गुड्स क्रेडिट पे इशू किए हैं, किसने किसको बिल इशू किया, वो मैटर नहीं करता है। अगर यहाँ पर म्यूचुअल डेब्ट है तो सिंपली जो म्यूचुअल डेब्ट का अमाउंट है वो हम लोग माइनस कर देंगे डेटर्स क्रेडिटर्स में से या फिर बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल में से, जो भी हम लोगों को दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इस क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसको कहीं पर लिख लो ताकि सम सॉल्व करते वक्त आपको भी इजी हो रेफर करने को कि हम लोग एक्चुअली है कहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम लोग वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे और वर्किंग नोट में सबसे पहला वर्किंग नोट हमेशा हमारा रहेगा होल्डिंग माइनॉरिटी रेशियो टू फाइंड आउट कि माइनॉरिटी का कितना शेयर है, दैट इज़ इन परसेंटेज और इन रेशियो फॉर्म, और होल्डिंग कंपनी का कितना शेयर है, दैट इज़ इन परसेंटेज और रेशियो फॉर्म। तो होल्डिंग कंपनी के पास 2000 शेयर्स है आउट ऑफ 3000 शेयर्स, तो उनका रेशियो हो गया 2/3। माइनॉरिटी के पास है 1000 शेयर्स आउट ऑफ 3000 शेयर्स, तो उनका रेशियो हो गया 1/3। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/3। ओके, देन जो हमारा सेकेंड वर्किंग नोट है वो है शेयर कैपिटल का। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि किसके पास कितने शेयर्स है और किसका कितना हिस्सा है शेयर्स में एक्स लिमिटेड के, सॉरी वाई लिमिटेड के। तो होल्डिंग कंपनी के पास है 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो ये हो गया 2 लाख रुपीज़। माइनॉरिटी के पास है 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो वो हो गया ₹1 लाख। तो 1000 into ₹100, that brings us to ₹1 lakh. Okay. Then allocation of profits. तो ये वाला एडजस्टमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है, अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। तो फिर उसमें कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट लिख देंगे कैपिटल प्रॉफिट्स, दैट इज़ द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन, एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स, दैट इज़ द प्रॉफिट्स आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन। देन अभी हम लोगों को सबसे पहले लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने को कितना दिया हुआ था, अपने को एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि 75,000 वॉज ऑन दी डेट ऑफ एक्विजिशन, तो 75,000 हमारा हो गया कैपिटल प्रॉफिट एंड रिमेनिंग 1 लाख विल बी आवर रेवेन्यू प्रॉफिट। ओके, देन नेक्स्ट वी वर गिवन जनरल रिजर्व। तो हम लोगों को एडजस्टमेंट में बोला गया था कि जनरल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वॉज ₹80,000,
तो यहाँ पर आ जाएगा 80,000, देन रिमेनिंग 45,000 दैट इज 1,25,000 माइनस 80,000 इज आर रेवेन्यू प्रॉफिट। इसका टोटल हो गया 1,45,000 एंड इसका टोटल हो गया 1,55,000। ओके, तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि होल्डिंग माइनॉरिटी का कितना शेयर है। तो होल्डिंग का कैपिटल प्रॉफिट में कितना शेयर है, दैट इज 1,55,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आया 1,03,333 रुपीज। ओके, नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट the share of minority in capital profit, that is 1,55,000 divided by 3, that is 51,667 rupees. Then revenue profits में holding कंपनी का कितना शेयर है, तो 1,45,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 96,667. देन माइनॉरिटी का शेयर इज 1,45,000 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 48,333. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो कि मैंने बोला था कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो बाप अपने बेटे से नहीं कमाएगा, अगर वो अपने बेटे को गुड्स बेचेगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेचेगा। तो अभी हम लोग अज्यूम करते हैं कि जब हमने अगर गुड्स बेचा होता, तब अगर 100 रुपये का गुड्स होगा, दैट इज़ ₹100 अगर उसका कॉस्ट प्राइस होगा एक गुड्स का, तो 25% प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट कितना होगा, ₹25, राइट। 25% ऑन ₹100 इज ₹25। और हमारा सेलिंग प्राइस कितना होता, तो हम लोगों ने बचपन से सीखा है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दैट इज 100 + 25 दैट इज ₹125। तो जब हम लोगों का सेलिंग प्राइस 125 होता है तो प्रॉफिट होता है ₹25। तो अगर हमने गुड्स ₹60,000 के सेल किए थे, तो हमारा प्रॉफिट कितना था उसमें से, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आएगा 60,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, तो डैट इज ₹12,000। तो ₹12,000 यानी कि यही वो अमाउंट है जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जो अब होल्डिंग कंपनी को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने गुड्स जो है वो अपने बेटे को ही बेचे, यानी कि सब्सिडरी को ही बेचे, तो ये प्रॉफिट अब उसको नहीं मिलने वाला है। दैट इज वाई दिस प्रॉफिट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। Then next is minority interest. तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है नेक्स्ट हम लोगों को कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना बनता है। अब वो जो हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट करके, तो उसके लिए वी हैव टू फाइंड आउट कि माइनॉरिटी का एक्चुअली में कितना हिस्सा है। तो शेयर कैपिटल में माइनॉरिटी का कितना हिस्सा है, 1 लाख, जो कि हम लोगों ने सेकेंड एडजस्टमेंट में फाइंड आउट किया था, ₹1 लाख। देन कैपिटल प्रॉफिट में कितना है, तो वो भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, कैपिटल प्रॉफिट में कितना हिस्सा है। तो कैपिटल प्रॉफिट में और रेवेन्यू प्रॉफिट में कितना हिस्सा है, दोनों हम लोग लिखेंगे। तो कैपिटल प्रॉफिट में है 51,667 और रेवेन्यू प्रॉफिट में है 48,333 रुपीज़, जो कि हम लोगों ने पीछे देखा था। थर्ड एडजस्टमेंट में हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो हम लोगों को मिला था हमारा कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो अभी हम लोग टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो सब्सिडरी कंपनी है उसमें से माइनॉरिटी का कितना हिस्सा है प्रॉफिट्स और शेयर कैपिटल मिला के। तो 1 लाख प्लस 51,667 प्लस 48,333, तो आता है 2 लाख। तो माइनॉरिटी का 2 लाख का हिस्सा है सब्सिडरी कंपनी में। देन हम लोग गुडविल या कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि हम लोगों को बैलेंस शीट में ही क्वेश्चन के दिया हुआ रहता है। इन एवरी क्वेश्चन बैलेंस शीट में ही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख। देन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल,
तो शेयर कैपिटल का कितना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी कि हम लोगों को कितना पैसा पे करना चाहिए था, तो शेयर कैपिटल 2 लाख का है हमारे पास, और कैपिटल प्रॉफिट्स में से 1,03,333 हम लोगों का हिस्सा है। रेवेन्यू प्रॉफिट यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज दैट इज द प्रॉफिट जो हमारी खून पसीने की कमाई है, सो दैट विल शोकेस इन बैलेंस शीट। सो हियर वी कैन सी दैट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हम लोगों को जितना पैसा पे करना चाहिए था हमने उससे कम पैसा पे किया है। पे करना चाहिए था 3,03,333 पर हमने पे किया है 2,60,000। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व बिकॉज हमने पैसे कम पे किए हैं। अगर ज़्यादा किए होते तो गुडविल होता। तो 3,03,333 माइनस 2,60,000 दैट इज 43,333। तो हमारा कैपिटल रिजर्व कितना हो गया, 43,333 रुपीज़। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जितने भी रिजर्व्स है उन सबको इकट्ठा करके लिखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कितना है। तो एच लिमिटेड का जनरल रिजर्व है 4 लाख रुपीज़, बैलेंस शीट में दिया हुआ है। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल भी बैलेंस शीट में दिया हुआ है 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर आ जाएगा ₹3 लाख। एस लिमिटेड का हम लोग सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट लेंगे, कैपिटल प्रॉफिट नहीं लेंगे बिकॉज कैपिटल प्रॉफिट पे हमारा कोई हक नहीं है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा ₹96,667 जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वर्किंग नोट 3 में। यू कैन सी हियर रेवेन्यू प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी 96,667। तब इसका टोटल निकालेंगे 7,96,667। ओके, तो अब इसमें से हम लोग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करेंगे क्योंकि इस प्रॉफिट में वो प्रॉफिट भी इंक्लूड है जो हमने सब्सिडरी को बेचा था स्टॉक, और तब हमें नहीं मालूम था कि आगे चल के वो हमारी सब्सिडरी बन जाएगी। तो इसके लिए वो जो प्रॉफिट है वो हम माइनस करेंगे इसमें से, तो आ जाएगा 7,84,667 हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो याद रखना है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमेशा हम लोग कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड आउट करते टाइम लोग हमेशा माइनस करेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट है जो कि रियलाइज ही नहीं हुआ है, क्योंकि हमने गुड्स अपने ही बच्चे को बेचे थे। तो अपने बच्चे से हम लोग प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, तो इसके लिए वो हमारे टोटल प्रॉफिट्स में से माइनस हो जाएगा। नाउ लेट्स जस्ट लुक एट दी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल हम लोगों को क्वेश्चन में होल्डिंग कंपनी का कितना दिया हुआ है, ₹10 लाख। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ₹10 लाख। देन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट किया था हमारे वर्किंग नोट 7 में कितना आया था, 7,84,667। तो यहाँ पर लिख लेंगे 7,84,667। देन कैपिटल रिजर्व हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वर्किंग नोट 6 में, कितना आया था 43,333। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वर्किंग नोट 5 में, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया था हमारा ₹2 लाख। तो ₹2 लाख अपना आया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ₹2 लाख। ओके, देन क्रेडिटर्स। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को ध्यान में रखना है कि क्रेडिटर्स का हम लोगों को एक एडजस्टमेंट भी दिया हुआ था म्यूचुअल डेब्ट का, जो कि मैंने आपको बोला था कि क्रेडिटर्स में से भी माइनस होगा और डेटर्स में से भी माइनस होगा। तो अभी एच लिमिटेड का कितना क्रेडिटर दिया हुआ था हम लोगों को, 1 लाख।
और सब्सिडरी कंपनी का दिया हुआ था 70,000, तो 1,70,000 आ गया माइनस कॉमन डेप्थ, तो जो कि हम लोगों को एडजस्टमेंट में दिया हुआ था ₹30,000, वो हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,40,000। ये कभी भी माइनस ही होगा, हमेशा डेटर्स और क्रेडिटर्स में से माइनस होगा। देन एसेट साइड पे फ्री होल्ड प्रेमाइसेस फर्स्ट दिया हुआ हम लोगों को, एच लिमिटेड का है 4,50,000 और एस लिमिटेड का है 1,20,000। एच लिमिटेड का 4,50,000 और एस लिमिटेड का 1,20,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 5,70,000। देन प्लांट एंड मशीनरी नेक्स्ट एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी। एच लिमिटेड का दिया हुआ है 3,50,000 और एस लिमिटेड का दिया हुआ है 1,60,000, तो 5,10,000 आ गया प्लांट एंड मशीनरी। देन नेक्स्ट एसेट है हमारा फर्नीचर, तो फर्नीचर एच लिमिटेड का दिया हुआ है 80,000 और एस लिमिटेड का दिया हुआ है 30,000, तो 80,000 प्लस 30,000 आ गया 1,10,000। देन डेटर्स नेक्स्ट दिया हुआ है, डेटर्स में भी वही सेम चीज़ होगी, हम लोग 30,000 माइनस करेंगे जो कि हम लोगों को थर्ड एडजस्टमेंट में बताया गया था कि देयर इज़ अ कॉमन डेप्थ। तो एच लिमिटेड का डेटर्स इज ₹3 लाख, सो यहाँ पर वी विल राइट ₹3 लाख एंड देन हियर विल राइट ₹1,70,000। एस लिमिटेड का 1,70,000 है, टोटल करेंगे तो 4,70,000 आएगा माइनस कॉमन डेप्थ ₹30,000, तो बाहर आ जाएगा 4,40,000। स्टॉक, तो स्टॉक वी हैव एच लिमिटेड का स्टॉक एंड एस लिमिटेड का स्टॉक। एच लिमिटेड का इज 3,20,000 एंड एस लिमिटेड का इज 1,60,000, तो इसका टोटल आ जाएगा 4,80,000। अच्छा, अभी स्टॉक में ये जो 60,000 का स्टॉक इंक्लूडेड है उसमें हमारा एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है जो कि हम लोगों को नहीं मिलने वाला है अब, बिकॉज वो हमने हमारे बेटे को ही बेचा था, तो 12,000 माइनस हो जाएगा यहाँ पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और हम लोगों को हमेशा बचपन से सिखाया गया है कि क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में इक्वली ही माइनस और प्लस करते हैं इन केस ऑफ एडजस्टमेंट। एवरी एडजस्टमेंट हैज़ टू इक्वल इफेक्ट्स, दैट इज क्रेडिट इफेक्ट एंड डेबिट इफेक्ट। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस किया तो हमारा हो गया डेबिट इफेक्ट, और हमने यहाँ पर स्टॉक में से माइनस किया तो हमारा हो गया क्रेडिट इफेक्ट। तो यहाँ पर हमने डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों दिया है जो कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि एवरी एडजस्टमेंट हैज़ टू इफेक्ट्स, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट इफेक्ट। तो इसके लिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यू कैन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल्सो फ्रॉम द स्टॉक। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कैश बैलेंस, जो कि लास्ट आइटम है हमारा एसेट साइड से। तो कैश बैलेंस एच लिमिटेड का कितना दिया गया है हम लोगों को 40,000 दिया गया और एस लिमिटेड का 30,000 दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000 और यहाँ पर आ जाएगा 30,000, तो बाहर आ जाएगा टोटल 70,000। ओके, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग कैलसी पे टोटल निकालेंगे तो ये सम टैली होगा 21,68,000 पे। आप लोग टोटल निकाल के देखिए और ये हमारा सम टैली हो गया। Thank you guys for watching the video till end. I hope this
sum that we have solved today was useful for you. I hope you understood well, and if any doubts, then please let me know, and we'll see you in the next session when we'll try to figure out how to solve few more adjustments. Today we saw how to solve mutual debts adjustment and unrealized profit. In next lecture we'll look at few more adjustments. Till then, have a great time and goodbye.